तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे। तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे। और आईना लेकर के अगर संसद में विपक्ष खड़ा हो जाए तो भागकर कहां जाओगे। राहुल गांधी ने सिर्फ 5 सेकंड में मोदी के 97 मिनट की लंका लगा दी, सिर्फ 5 सेकंड। कांग्रेस ने खुलेआम लिख दिया एक्स पर, डरपोक नंबर 1 है पीएम मोदी। और बिरला जी सप्ताह के आखिरी दिन 2 मिनट बैठे चेयर पर और कुर्सी से खड़े हो गए कि मिलेंगे 9 तारीख को। आज इस सप्ताह का अंतिम दिन था संसद में कार्यवाही का, लेकिन फिर लोकसभा में वही हुआ जो पिछले कई दिनों से हो रहा है। लेकिन आईना देखने को सरकार तैयार नहीं है। आईना लिए विपक्ष घूम रहा है संसद, ढूंढना भी नहीं है, सामने आईना है। तो आईना वहां पर वो नहीं देख रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम ही आईना दिखाएं। यहीं से हो सकता है मोबाइल में आईना देखने को तैयार हो जाए, सामने देखने से हो सकता है घबराते हो, क्योंकि एक हाथ में आईना और दूसरे हाथ में नरवणे जी की किताब है राहुल गांधी की, इसलिए घबराहट थोड़ा ज्यादा है। यहाँ सिर्फ आईना है, नरवणे जी की किताब तो हमने पढ़ के पहले ही बांच के बता दिया देश को। भाव को ले आइए, जोड़िए। स्वागत है भाव। भैया सुनवाइए, लोग सुनना नहीं चाहते, दर्शक हमारे सुनना नहीं चाहते, मैं क्षमा मांग करके सुनवा रहा हूं, सुनवाइए। मेरे देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं। और घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों के हक छीन रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं, आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, बेटे बेटियों के जिंदगी पर खतरे पैदा हो रहे हैं। लेकिन उनके लिए महिलाओं पर अत्याचार होते रहे। सत्ता नीति के सिवा कुछ करना नहीं, और वो यहां पर हमें उपदेश दे रहे हैं। और ऐसे चिंताजनक सभी विषयों पर आंखें मूंद करके बैठे हुए वो लोग हैं। भाव ये सुना, स्पेशली आपके लिए निकाल के लाए थे। ये सुनने के बाद आपको लगा कि ये प्रधानमंत्री हैं या नेता प्रतिपक्ष हैं? पता नहीं कि होड़ है इनको, राहुल गांधी भी इन्हीं को बनना है। क्या कहा इन्होंने? घुसपैठिए रोजगार छीन रहे हैं, घुसपैठिए आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, बेटियों को की जिंदगी छीन रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, घुसपैठिए। और ये लोग आंखें बंद करके बैठे हैं, आंखें बंद करके 12 साल से तो ये राज में है। वो असल में आप गलत समझ रहे हैं। हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, ये जो घुसपैठिए 2014 के बाद भाजपा में आए, हाँ, उन्होंने भाजपा के लोगों का रोजगार छीना। आदिवासी यानी जो सबसे पहले से, आदिवासी किसको कहते हैं? मूल जो निवासी, आदिकाल से मूल मूल निवासी। निवासी। तो मूल निवासी बाहर कर दिए गए हैं। हाँ, कई लोग बेरोजगार हुए हैं, हाँ, जमीनें छीनी जा रही है, मतलब पद छीने जा रहे हैं। हाँ, तो ये बेसिकली भारतीय जनता पार्टी का आकलन बता रहे हैं घुसपैठियों को लेके। मेरा एक सिंपल सवाल है, एक प्रधानमंत्री घुसपैठी बात करते हैं, गृह मंत्री घुसपैठी बात करते हैं, पूरे बिहार के चुनाव में घुसपैठी, एसआईआर का विरोध बिहार में हो रहा था और ये कह रहे थे कि घुसपैठियों के भरोसे चुनाव जीतना चाहते हैं, इसलिए एसआईआर का विरोध करते हैं। यही नरेशन था ना बिहार में? बिहार में कितने घुसपैठी मिले एसआईआर के बाद?
एक नहीं, यह सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है। एसआईआर के बाद बिहार में एक भी घुसपैठी नहीं मिला। आदिवासी की जमीन यदि छीनी जा रही है मध्य प्रदेश में, उसमें बंगाल का मतलब वो बांग्लादेशी घुसपैठी या म्यांमार या चीनी कैसा आ गया? पिछले 10-11 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, फिर घुसपैठी कैसे आ गए? सवाल है। आदिवासियों की जमीन तो सुना हूं अडानी जी की नजर है, घुसपैठी वो वही कह रहे, तो क्या बात कर रहे हैं? जैसे बीजेपी में ये 2 घुसपैठिए हैं, वैसे अडानी जी उद्योग जगत में घुसपैठिए हैं। पीछे से आए, सबसे आगे निकल गए। पोर्ट पे गए, पोर्ट कब्जे कर लिए। सीमेंट कंपनी में गए, सीमेंट कंपनी। एयरपोर्ट पे गए, एयरपोर्ट कब्जे कर लिए। एयरपोर्ट में ट्रेनिंग देने की इंस्टीट्यूट, उस पर कब्जे हो गए। ये उन उद्योगपति घुसपैठियों की बात करते हैं। वो तो अमेरिका तक घुसपैठी करने गए थे, उधर जूता पड़ गया तो फिर वापस आ गए। बांग्लादेश में घुसपैठी है ये, श्रीलंका में घुसपैठी है ये, इजराइल में है घुसपैठी है ये। केनिया और ऑस्ट्रेलिया से तो निकाला गया। मैं बार बार प्रधानमंत्री जी को कहता हूं, ये घुसपैठिए है कौन? बिहार में एसआईआर हुई, सक्सेसफुल हुई, ऐसा चुनाव आयोग कहता है। बिहार की एसआईआर बहुत सक्सेसफुल हो गई, ऐसे बीजेपी और मोदी जी कहते हैं। तो इस सक्सेसफुल, बहुत ही यशस्वी एसआईआर में कितने घुसपैठिए मिले? आंकड़ा दे। चलिए, ये आंकड़ा नहीं देंगे आज, प्रोग्राम थोड़ा एक एक करके, एक एक पॉइंट पर एक एक दिखाऊंगा और आपके पास आऊंगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं तुरंत। अगला क्लिप चलाइए, अगली क्लिप। देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं, तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम के बारे में और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? और उनको इसका कोई खेद नहीं है। अगर इसके बाद क्या बयान देंगे? बयान देखो, प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी रो रहा था। किस प्रकार के संस्कार और वृत्तियों से पले बड़े लोग हैं ये। आदरणीय सभापति जी, और मुझे किसी ने पूछा था, मोदी जी आपके स्वास्थ्य का क्या राज है? मैंने कहा, मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूं। आदरणीय सभापति जी, ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है, इसकी अभिव्यक्ति है। और वे इसलिए है, बस ये भीतर की नफरत। नहीं, बस भाऊ अभी जवाब ही नहीं आप दे पाएंगे जब तक एक क्लिप नहीं आपको दिखाऊंगा। अरे बाप रे, अरे इसी पे बहुत कुछ है, इसी पे बहुत कुछ है। एक क्लिप देख लीजिए भैया, चला दो भैया, चला दो। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, योगी जी के छाती पे मोदी तेरी कब्र खुदेगी, योगी जी के छाती पे मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम दो सीट से यहां तक लाए हैं, अब मोदी तेरी कब्र खुदेगी, यूपीसी की छाती पर। बाबा है साधु सनातनी। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा, ये कौन लोग हैं जो मोदी जी की कब्र खोदना चाहते हैं? मोदी जी ये विपक्ष नहीं है, ये कांग्रेस नहीं है, समाजवादी पार्टी नहीं है, टीएमसी नहीं है, डीएमके नहीं है, अकाली दल नहीं है। मोदी जी ये आपके मतदाता है जो कल तक जय जयकार कर रहे थे।
आप मोदी तेरी कब्र खुदेगी ये जो नारा है, ये किसी और पे चस्पा क्यों कर रहे हैं आप? हम्म आपको भयानक पीड़ा हुई जब आपके अपने लोग आपकी कब्र खोद रहे थे तो, लेकिन वो पीड़ा निकालने के लिए आपने राज्यसभा का गैर उपयोग किया, दुरुपयोग किया विपक्ष पे। विपक्ष तो हंस रहा होगा जब आप ये पूछते ये कौन लोग हैं। अब जो लोग नारे लगा रहे थे ये सारे सवर्ण थे जो नारे लगा रहे थे, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। बाबा लोग सवर्ण। अब इन सवर्णों को मोदी जी ने कहा कि ये आपके अंदर की नफरत जो है ये प्रतिबंधित होती है। सवर्ण मोदी जी से नफरत करते हैं, ऐसे मोदी जी कह रहे हैं जिस मोदी जी का डंका बजाते बजाते 2004 से 2026 तक सवर्ण ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये वही है मोदी है तो मुमकिन है बोलने वाले। ये वही है जो कांग्रेस को रात दिन गाली देने वाले। यही कब्र खोद रहे मोदी जी। इस पे तो यूजीसी पे तो विपक्ष नरोवा कुंजरवा की स्थिति में चुपचाप बैठा है। आपका जिन आपने बोतल से बाहर निकाला, आप ही अंदर करो। लेकिन वो जो पीड़ा है, अपने लोग अपने को गाली दे रहे, वो पीड़ा बाहर आपके निकल रही है छद्म तरीके से, जो विपक्ष पे चस्पा करना चाहते हो। ये आपकी भयावह कमजोरी है। आप इतने कमजोर है कि जो लोग आपकी कब्र खोद रहे हैं उन्हें सवाल भी पूछने की औकात नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है। कब्र कोई और खोद रहा है, चस्पा किसी और पे कर रहे हो, बदनाम किसी और पे कर रहे हो, गाली कुछ और दे रहा है। आपका पेट बहुत बड़ा है मोदी जी, सिर्फ सीना ही 56 इंच का नहीं है, आपके पेट की कैपेसिटी भी बहुत है। 2 किलो तो ऊंट के मुंह में जीरा है आपके लिए। क्योंकि यूजीसी को लेके जितनी गालियां पड़ी है वो टनों से जाएगी। मोदी जी किलो में कहां जा रहे हो आप? और ये फ्रिज में रखी होगी आपने। थोड़ा इनटेक बढ़ाइए, क्योंकि ये आप ही के कुकर्म है जो आपको गाली खिला रहे हैं। इसमें ना मीडिया का हाथ है, ना सोशल मीडिया का हमारे जैसे लोगों का हाथ है, ना सत्ता पक्ष का हाथ है। सत्ता पक्ष तो डर रहा है, सवर्णों की साइड लेंगे तो पिछड़े मारेंगे, पिछड़े मारेंगे तो सवर्ण की साइड लेंगे। वो काहे को आप बैल मुझे मार वाली बात करेंगे? वो तो नरोवा कुंजरोवा की स्थिति में चुप रहते हैं। जवाब तो आपको देना है मोदी जी। लोग सड़कों पे आपको यूजीसी के लिए कब्र खोद रहे हैं, आप उनको जवाब दीजिए सड़क पे जाकर। आप छुप कर उनकी गालियां किसी और की तरफ डायरेक्ट करते हो, ये आपकी कमजोरी है। ये आपकी कमजोरी है, क्योंकि किसी बड़े ने आपको बाहर, किसी मोहल्ले के दादा ने 2 लपड़ मारे, घर आके छोटे बच्चे को पीट रहे हो, गुस्सा उस पे निकाल रहे हो। हिम्मत है तो जिन्होंने कहा मोदी तेरी कब्र खुदेगी वीडियो है, नहीं तो ये हम न्यूज लॉन्चर हम वीडियो दे मुहैया करवाते हैं। हिम्मत है तो उनके ऊपर एफआईआर करे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की कब्र खोदने की बात हो रही है। हम तो वो वीडियो भी आपको भेज ये देंगे, कब्र खोदते, इसमें ये जूता मार आपको रहे थे तो जूता ये कब्र खोदते हुए आपको ये नहीं है। आशीष जी, मैं आज आपको कुछ बताता हूं, उस पर एक अलग शो करने की इच्छा थी मेरी। एक डॉक्टर है, मराठी, सेटल्ड इन इंग्लैंड, लंदन की नागरिकता है उनके पास, नॉन रेसिडेंट इंडियन है, बहुत फेमस डॉक्टर है लंदन में। उन्होंने फेसबुक पे एक टिप्पणी लिखी, डॉक्टर संग्राम पाटिल। इन्होंने फेसबुक पे एक टिप्पणी लिखी कि एप्स्टीन पर बीजेपी चुप क्यों है। इतना लिखने पर वो भारत आने पर पुलिस ने उनको एयरपोर्ट से उठा लिया, लुकआउट नोटिस जारी किया। उनको 17 घंटे, 18 घंटे, 2-2, 3-3 बार 18-18 घंटे की पूछताछ हुई। उन्हें कम से कम 20-22 पन्ने का रिप्लाई दिया जो सवालों के पूछे। उसके बाद वो हाईकोर्ट गए ये बोलने के लिए कि भाई ये लुकआउट सर्टिफिकेट, क्योंकि वो वापस जाना चाहते थे इंग्लैंड। गए तो बोले भाई आपको लुकआउट नोटिस है, आप नहीं जा सकते, छोड़ नहीं सकते भारत। वो हाईकोर्ट गए,
तो हाई कोर्ट में मुंबई पुलिस कहती है कि इनके खिलाफ, देश के खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचने का कुछ हम ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर संग्राम पाटिल, सिटीजन ऑफ यूके, नॉन रेसिडेंट इंडियन, एक पोस्ट लिखते हैं और लुकआउट सर्टिफिकेट जारी होता है। पुलिस प्रताड़ित करती है, वो बहुत परेशान है, जाने नहीं दे रहे हैं उनको वापस। और ये लोग खुलेआम नारों के साथ, वीडियो के साथ कब्र खोद रहे हैं और नपुंसक पुलिस कुछ करने की स्थिति में नहीं। सारा पुरुषार्थ जो है वो डॉक्टर संग्राम पाटिल पे दिखा रहे हैं। ये मैं संग्राम पाटिल का किस्सा इसलिए दिखा रहा हूँ कि विरोधाभास देखिए। हाँ। ये इनकी मर्दांगी है। किस विपक्ष के एक नेता ने बताइए मुझे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी? क्यों? कौन कब्र खुदेगा मोदी जी का? और जो नारा लगाने वाला, उसको भी मैंने पूछना पड़ेगा। यदि खोदना ही था तो चिता जलानी थी तो चिता जलाता, नारा ही लगाना था तो। मोदी मुसलमानों जी के मोहल्ले में रहते थे और मुसलमानों के साथ बड़ी अच्छी उनकी दोस्ती थी बचपन में। ईद में मुसलमानों के घर जाके खाना खाते थे। ये मोदी जी का इंटरव्यू हो गया इसलिए उन्होंने कब्र की बात नहीं करी। सवाल ये भी है, मोदी जी की कब्र कैसे खोद सकते कोई? बहुत ज्यादा आपको क्रोध है तो चिता जलाने की बात करता। कब्र खोदना तो चिता जलाने के बराबर ही है। किसने कहा? ये पूरे देश के जनता के सामने हम उजागर कर रहे हैं, गाली किसने दी, चस्पा किस पे हो रही है, किसको लताड़ा जा रहा है और किसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये हमारे मजबूत प्रधानमंत्री है। बहुत बढ़िया काम किया आशीष जी आपने ये क्लिप दिखा के, क्योंकि लोगों को लग रहा होगा कि राहुल गांधी ने बोला होगा। हाँ। लोगों को लग रहा होगा जेएनयू में नारे लग रहे होंगे। इतने नहीं है, अभी आगे चलिए। आगे भैया अगला देखिए। जो उचित समझो वही करो। जो उचित समझो वही करो। ये जो है आज 5 सेकंड, कुल 5, 2 बार रिपीट मैंने किया है, कुल 5 सेकंड का जवाब था। 97 मिनट के होता ना कि उनके भाषण पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो राहुल ने 5 सेकंड में कहा जो उचित समझो वही करो। और इससे मुझे लगता है सॉलिड जवाब कुछ होगा। जो उचित समझो वही करो, टोटल 5 शब्द है आशीष। हाँ। ये 5 शब्द वज्र मूठ बनकर मोदी जी पे प्रहार होते हैं। क्योंकि ये शब्द नहीं, ये फिलॉसफी हो गई है। ये शब्द नहीं, ये विचारधारा हो गई है। ये शब्द नहीं, ये कार्य प्रणाली हो गई है। ये शब्द नहीं, ये रणछोड़ दास हो गए हैं। ये शब्द नहीं, ये शब्द नहीं, सरकार की पॉलिसी हो गई। ये शब्द नहीं, ये कमजोरी हो गई है। ये शब्द नहीं, ये नरेंद्र का सरेंडर है। ये शब्द नहीं, ये 5 शब्द नरवणे साहब को मैसेज दिया गया था आदरणीय राजनाथ जी द्वारा, कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, और यही 5 शब्द थे। वो यही 5 शब्द इस सरकार की मंशा बताते हैं। ये वही 5 शब्द है वो चीन के प्रति इनका डर बताते हैं। ये वही 5 शब्द है जो हमको विश्व गुरु कैसे बनेंगे इसको रेखांकित करते हैं। ये 5 शब्द, 5 पंचमहाभूत है। ये जो वज्र इनके सर पे धन धन लग रहा है। इसलिए आप वहां 5000 शब्द बोलिए, 5 शब्दों में उन्होंने खेल कर दिया। खत्म हो गया। आपकी रक्षा नीति, आपकी विदेश नीति सब बता दिया। ये 5 शब्द, सारे नीतियों का निचोड़ 5 शब्द है। हाँ, सारी नीतियों का निचोड़। चलिए भैया अगली क्लिप लाइए, अगली क्लिप लाइए। ये देखिए, बस ये पूरा नीचे तक नहीं दिखाया आपने। चलिए नीचे लिखा है बकायदे, ये देखिए 2 क्लिप दिखाया कि मोदी जी डरकर भागे। और आज तो जो हम लोग कल फोटो दिखा रहे थे, आज वीडियो आ गया है, बकायदे वीडियो है, करीब 3.5 मिनट का वीडियो है। जो ये देखिए जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह खड़े हैं, भाषण दिए जा रहे हैं। देखिए फर्क देखिए,
उनको न कोई दांत काटने का डर था, न हमला होने का डर था। वहीं खड़े हैं और देख लीजिए, ये देखिए। और ये स्पेशली भाऊ ये ओम बिरला के लिए है, स्पेशली ओम बिरला के लिए। सदन में पोस्टर नहीं लाएंगे, माननीय सदस्य, विपक्ष के सदस्य, 140 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं। परंपराएं और मर्यादाएं आप मत तोड़िए, परंपराएं सदन की मत। ये परंपरा कहाँ से लेके आए थे? कोटा से झोले में लेके आए थे क्या? ये नहीं, देखिए नहीं, जरा, नहीं। ये भाजपाइयों परंपरा देख लीजिए भाऊ। नहीं, देखिए, परंपरा नहीं लगे आती। रहती। नहीं, आप समझे नहीं। हम्म, ओम बिरला जी ये कहते हैं कि कांग्रेस एक सांस्कृतिक सुसांस्कृतिक पार्टी है। हम्म, देश की गरिमा, संविधान के प्रति आदर और हम्म, सुसंस्कृत आपकी सुसंस्कृति, आपके संस्कार आपके आचरण में झलकने चाहिए, ये कांग्रेस का काम है। इसीलिए होता है ना, कभी किसी बहुत अच्छे व्यक्ति का लड़का थोड़ा-सा इधर-उधर जोर से चिल्लाता है या कुछ दूसरी बात करता है, तो लोग कहते हैं कि अरे थोड़ा पिता का ख्याल रख, किस घर का है तू भाई? तुझे शोभा देता है ऐसा? हम्म, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई तुम कांग्रेस वाले कितने तुम शरीफ लोग हो, तुमको शोभा नहीं देता ये करना। ये जो काम है ये बेंडे लोग करेंगे। असंस्कृतिक जो लोग हैं, अनकल्चर्ड जो लोग हैं, वो करते ही ये, पहले भी करते आ रहे हैं। हम्म, ये बिरला जी का कहना था। बिरला जी कांग्रेस को संशोधित कर रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे आप। ये बिल्कुल वैसे ही है। अच्छे घर का लड़का कुछ गलत काम करता है तो 10 लोग टेकते हैं, अरे बाबा किस परिवार से है तू? तुम्हें पता है तुम्हारे दादाजी पिताजी का नाम कितना है? तुम्हें शोभा देता है ये काम करना? ये काम तो गली के छिछोरे करते हैं। आप अच्छे घर के हो बेटा, दूर रहो इससे। तो कहने का तात्पर्य ये था कि आपकी परंपरा है, संस्कृति है, अरे संविधान है, आप ऐसा न करें। आप पहले देखिए कितने अच्छे थे, आपका इतिहास अच्छा है। इन लोगों को करने दीजिए, आप ये मनमोहन सिंह वाली फोटो मत दिखाइए, ये तो है ही उस टाइप के। ये छिछोरों को छुछोरापन नहीं करेगा तो क्या करेंगे? लेकिन आप तो ना करें। ये बिरला जी का इसके पीछे हो सकता है, ऐसा मैं मान रहा हूं, क्योंकि मैं स्पीकर की चेयर को, जहां मालवनकर साहब ने जिसकी शुरुआत की थी और बड़े-बड़े दिग्गज उस स्पीकर चेयर पे बैठ के उन्होंने रूलिंग दी है इस देश में, सदन चलाया है। मैं उस गरिमा को देखते हुए ये आदमी ये सोच से बोल रहा होगा, ऐसा मैं बोल रहा हूं। बाकी सोचिए बिरला आप। जी के बारे में, बिरला जी क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, बिरला जी राजनीति में क्या करते थे पहले, अपने विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में किस लिए जाने जाते थे, ये सारा इतिहास किसी दिन करेंगे कहानियां। हम्म, लेकिन कई 3 बार मिनट मुझे लगता है कि आदमी हाँ, उस कुर्सी पे बैठने के बाद कुछ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है। ये अपनी दौर ऐसा गंदगी है। उस कुर्सी पे ढोलता नहीं। और अब मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री पद से लेकर स्पीकर पद तक इन लोगों ने वो पद किस गरिमा पे थे ये बताने के बजाय उस पद की गरिमा हमारे अनुकूल होनी चाहिए, इसलिए आचरण हो रहे हैं। 3 मिनट वो 26 बोल सेकंड रहे की थे ना, क्लिप है। प्रधानमंत्री बोले ना, हाँ, प्रधानमंत्री बोले कि किस संविधान ने इन्हें अधिकार दिया है कब्र बनाने का। हम्म, यही हम आपको पूछ रहे हैं, हम्म, किस संविधान ने इनको अधिकार दिया है? एक्शन क्यों नहीं लेते? हम्म, वीडियो है, लोग चिन्हित है, एक्शन क्यों नहीं लेते? हम्म, एक और वीडियो था जिसमें कहा था कि मोदी होगा घर का प्राइम मिनिस्टर। हाँ, अरे वो छोड़िए, वो एक्शन क्यों नहीं लेते? जूते मारते मुंह पे। क्यों नहीं एक्शन लेते आप? किसने रोका मोदी जी आपको? आपने कहा ना संविधान ने कौन सा अधिकार इनको दिया। मैं आपको पूछ रहा हूं संविधान की कौन सी बेड़ी आपके पैरों में हाथों में है जो आपको ये काम करने से रोक रही है? ये सवाल है आम आदमी का। गजब है अभी भाई। साइड में अभी वो 3 मिनट 26 सेकंड का क्लिप है। जब जब बोलते हैं ना बिरला साहब, अब तो जब जब बोलेंगे माननीय सदस्यों नो नो नो, माननीय विपक्षी सदस्यों नो नो, ये सदन परंपराओं से, मर्यादा से और नियमों से चलेगा, नो नो।
तत्काल आप लोग ये क्लिप अपने मोबाइल पे देखिएगा, आगे अभी दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा ओम बिरला का आज 2 मिनट में, फिर वही ज्ञान बातचीत 2 मिनट में चले गए, 2 मिनट में, जबकि आज सदस्य, अब तो मोदी जी राज्यसभा में बोल लिए हैं, आज बोलने देते, बातें होती। जरा देखिए। सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 101 श्री राजपाल सिंह महेंद्र सिंह यादव। प्रश्न संख्या 101। माननीय सदस्यगण, मेरा हमेशा प्रयास रहता है सदन चले और प्रश्नकाल सभी माननीय सदस्यों का समय होता है। आज राज्यपाल जी का है, प्रियंका गांधी जी का भी है, अन्य सदस्यों का भी है। आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते, गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। अभी तक 19 घंटे 13 मिनट सदन का समय बर्बाद हुआ है। 140 करोड़ जनता की अपेक्षा रहती है सदन चले, चर्चा हो, संवाद हो, लेकिन आप सभागृह की मर्यादाओं को समाप्त कर रहे हैं और देश की जनता सदन को चलती हुई देखना चाहती है। आपसे भी ये अपेक्षा करती है। पोस्टर और नारेबाजी के लिए आपको नहीं भेजा है, आपको चर्चा के लिए भेजा है। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, सभागृह की मर्यादाओं को समाप्त करना चाहते हैं, तो मैं सदन चलाने, ऐसा सदन में नहीं चला सकता। आप जाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं प्रश्नकाल पर, नहीं करना चाहते, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य विदेश मंत्री जी बात मत करिए इनसे। माननीय सदस्य चलिए बैठिए इधर। कोई भी माननीय सदस्य इधर से उधर जाकर बात नहीं करेगा। सदन की मर्यादा बनाए रखो। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसमें 3 बातें। एक तो 140 करोड़ लोगों ने आपको नारेबाजी के लिए और पोस्टर के लिए नहीं भेजा कि आप पोस्टर लेके आए और नारेबाजी करें, इसके लिए नहीं भेजा है। दूसरी बात, कोई भी सदस्य इधर से उधर जाकर के नहीं वो करेगा, मतलब विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष की तरफ, ट्रेजरी बेंच की तरफ नहीं जाकर के विरोध करेगा। 3 बातें, नारा पोस्टर अलाउड नहीं है और ट्रेजरी बेंच की तरफ, मतलब सत्ता पक्ष की तरफ नहीं जाएगा। अब विजुअल जरा दिखा दीजिए साइड में, तो विजुअल दिखा दीजिए। 140 करोड़ लोगों ने कांग्रेस को और विपक्ष को, जो आज है, इनको कहा कि आप नारेबाजी और सत्ता और पोस्टर नहीं लेके जाओगे। लेकिन भाजपा को इस देश की जनता जब जब भाजपा के सांसद जिताती है, तो देखिए आप, इनको इसलिए जिताती है कि तुम जाओगे सिर्फ नारेबाजी और पोस्टर लेके जाओगे, तुम सिर्फ वहां पे जाकर हंगामा करोगे। और कहां खड़े हो? ट्रेजरी बेंच के सामने, प्रधानमंत्री के सामने। प्रधानमंत्री, और ये देखिए प्रधानमंत्री, ये कह के नहीं, फीते से नाप के इंची टेप नहीं होता है, वो कुछ नहीं कर रहे, वो अपना भाषण पढ़े जा रहे हैं, उसी में खड़े हैं। और ये देखिए, अपने देखिए, ये स्पीकर के आगे चढ़ के, ये देखिए स्पीकर पीछे है, देखिएगा कौन से विजुअल, स्पीकर का आसन देख रहे हैं, स्पीकर के आसन पे चढ़ करके बैनर पोस्टर लेके खड़े हैं। किसी को नहीं निकाल करके बाहर कर दिया गया, मार्शल की मार्शल उठा के ले जाइए। देखिए, मनमोहन सिंह के मुंह पे लगा दिया। और कौन कौन बैठे हैं इस भाजपा के, बहुत जो आज नहीं है दुनिया में, वो लोग भी बहुत वरिष्ठ लोग। आपने भी अरुण जेटली को देखा, अभी आगे देखिएगा, और सरदार मनमोहन सिंह बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, और वहां पर पूरा तमाशा चल रहा है। विजुअल देखते जाइए, आप तुलना कीजिएगा। आज के स्पीकर कहते हैं मर्यादा से, परंपराओं से चलेगा। ये परंपराओं और मर्यादा तो ताल ताल किसने किया?
ये आदत किसने डाली? ये देखिए सदन में, ये देखिए वो हटा रहे हैं कांग्रेस के उस समय सरकार में, शायद कौन है उस समय चेहरा पास में आए दिखे, प्रमोद तिवारी है या कोई और है? प्रमोद तिवारी है ये शायद। हाँ, प्रमोद तिवारी लग रहे हैं वेशभूषा से, चढ़े जा रहे हैं सब। ये देखिए स्पीकर के उस पे चढ़े जा रहे हैं। देखिए जेटली जी बैठे हैं, रविशंकर प्रसाद बैठे हुए हैं, सारे नहीं टॉप नहीं लीडर्स आशीष, बैठे सवाल हैं। क्या है, जो ओम हाँ। बिरला जी शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, जिस उच्चारण में वो कह रहे हैं कि मर्यादा, परंपरा, 140 करोड़ लोग देख रहे हैं, आचरण, ये सारी हम्म, बातें पहले उनको अपने पे लागू करनी होगी। हम्म, 140 करोड़ लोग वो भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की हत्या की षड्यंत्र की बात ये लोग कर रहे हैं, जब 4 महिलाएं किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ नारे लगाते हैं। ठीक है, ये कहाँ की मर्यादा है? विपक्ष को बोलने मत देना, उनका माइक बंद कर देना कहाँ की है? यदि विपक्ष कोई पुराना रेफरेंस देते हैं, नोटबंदी का रेफरेंस देते तो बोलते कि नहीं नहीं वो पुरानी बात है, अभी मत निकालो, लेकिन इमरजेंसी और जवाहरलाल नेहरू निकल सकते हैं। हाँ, ये कहाँ की नियत है, नैतिकता है? एक जिसकी नैतिकता स्ट्रांग है, बहुत अच्छा नैतिक आदमी है, उसे ही नैतिकता पे बोलना चाहिए। ये नैतिकता की बात करेंगे। 140 करोड़ लोग जब प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं तो आंख बंद करके बैठते हैं क्या? उन्हें बोल देना था प्रधानमंत्री जी को। महिला सांसद, क्योंकि वो पिछड़ी समाज की थी, तो उनके ऊपर आप हत्या का आरोप मत दो, हत्या का षड्यंत्र। मैंने प्रधानमंत्री को कहा कि आप आज भाषण मत दीजिए, एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को होते हुए रोका है आपने। स्पीकर का काम हाउस चलाना है, हाउस में प्राइम मिनिस्टर को गायब करना नहीं है। ये कौन सा नया इन्होंने अपने आप एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली अपने ऊपर? नया ये परंपराएं 2019 में सुमित्रा महाजन के जाने के बाद ये लेके कोटा सब आए झोले में। और आखिर में बस इतने कहूंगा कि जो जहां पर होता है वहां पर मर्यादाओं की लकीर खींचता है। कांग्रेस सत्ता पक्ष में रही, सरकार कैसे चलानी है ये जो है एक पैरामीटर मनमोहन कांग्रेस सिंह ने के सेट किया। चेहरे पे पोस्टर जाने के बाद भी उन्होंने नहीं कहा कि मेरी हत्या की साजिश कर रही है। कुछ नहीं, वो तो शरीफ आदमी इनके जैसा होता तो पता नहीं क्या क्या उछल उछल के क्या क्या करते। वो आदमी सर उठा करके नहीं देखा, ठीक है यार करते रहो, हम अपना बोल लिए। देखिए वो वो उन्होंने सरकार चलाने की मर्यादा को सेट किया था। और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने वक्त गुजारा है, तो विपक्ष में मर्यादाओं को तार तार करने का जो स्टैंडर्ड है वो बीजेपी ने सेट किया था। अब उस स्टैंडर्ड पे काम हो रहा है तो तकलीफ हो रही है। उस स्टैंडर्ड तक तो अगर पहुंच गए कांग्रेसी ना, तो अरे पता नहीं नरेंद्र जी कहाँ जाएंगे। अरे उस स्टैंडर्ड पे थोड़ी सी झलक क्या दिख गई तो भग लिए। हम्म, और 2 दिन बाद वो कहते कि मैंने बोला कि आप मत आओ, हाँ, आपके ऊपर हमला हो सकता है। उसने बोला और इन्हें सुन लिया। हम्म, उन प्रधानमंत्री जी को अपने आप पे भी इतना विश्वास नहीं था कि अरे मैं इतना बुजुर्ग हूं, कौन मेरे पे हमला कर सकता है, मैं टैकल कर लूंगा। एक ही बार किसी ने प्रधानमंत्री जी को टच किया है हाउस में, विपक्ष के आदमी ने, उसका नाम राहुल गांधी है। और वो टच इसलिए किया कि वो जाके गले मिले थे। ये बोलते ना मोहब्बत की दुकान में कब्र खोदने वाली बात कहां से आ गई? क्योंकि जो लॉर्ड कब्र खुदवा रहा है आपका, जो आपके समर्थक आपके कब्र खुदवा रहे थे, उन्होंने कभी भी मोहब्बत की दुकान के काम ही नहीं किया। उनका तो नफरत का मॉल ऑलरेडी चल रहा है, जिसको आपका फाइनेंस है। हिंदू मुसलमान करने वाले यही लोग हैं, मस्जिदों में मंदिर ढूंढने वाले यही लोग हैं। तब आपको बड़ा अच्छा लग रहा था, और यही लोग आपके कब्र खोदने वाले हैं। तो ये नफरती लॉट ही है जो आपकी कब्र खोद रहा है। आप इसको राहुल गांधी पे चस्पा मत करिए कि मोहब्बत की दुकान चलाने वाला नफरत कैसा कर सकता है। वो नफरत का मॉल चलाने वाला घोषणा ना दे रहा। भाई समझो थोड़ी सी, आपके पास बहुत सूचना के स्रोत है, चेक कर लो। कोई आपको मूर्ख बना रहा है, एआई का कोई फिल्म दिखा के राहुल गांधी ने ऐसा बोला करके। तथ्य थोड़ी चेक करिए, क्योंकि आपके आसपास बड़े लोग, घाघ लोग बैठे हैं मोदी जी।
अरे अपने कहीं गुरु का से नहीं पूछ छोड़ेंगे लीजिए, आपको। अपने गुरु से। मैं एक इंटरव्यू पॉडकास्ट देख रहा था शंकर सिंह बाघेला का। 50 साल से ज्यादा राजनीतिक में गुजारा शंकर सिंह बाघेला ने। बाघेला जी कह रहे थे मैंने बहुत नेताओं को देखा, राहुल पर उनकी टिप्पणी थी, कहा ये पॉलिटिशियन है ही नहीं है, इसमें राजनीति वाले गुण नहीं है। शायद राजीव गांधी बचपन में छोटे पे ही राजीव गांधी चले गए इसलिए नहीं होंगे, माँ ने पाला। ये तो ऐसा है जो नेताओं में जो गुण नहीं होते सब इसमें है। इसको मैंने यात्रा में जब देखा, कहा मेरे मन में भी इस यात्रा के बाद विचार बदल गए राहुल को लेकर के। नेता सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को कभी नहीं तोड़ते। ये कोई भी गरीब आ रहा है, बुजुर्ग आ रहा है, महिला आ रही है और सीधे गले लगा ले रहा राहुल गांधी। इसको तो इतना भी नहीं है डर कि ये कोई कुछ गलत हो सकता है। तो राहुल तो ऐसा है किसी को भी गले लगा ले रहा है, और एक ऐसा है गले लगाने पे भाग खड़ा हो रहा है। इजाजत दीजिए हमें आखिर में खड़गे साहब को जरूर सुन लीजिएगा। उम्र 84 पार हो गई, लेकिन तेवर अभी नरेंद्र मोदी से भी तगड़े हैं। वो माफ कितना भी हो लेकिन बहुत तगड़े हैं। तो आखिर में सुनिए खड़गे साहब को, हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। तो एक तो प्रधानमंत्री के भाषण को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जितने घटिया बात उन्होंने बोली है उन बातों का मैं जरूर रिप्लाई देना चाहता हूं, क्योंकि झूठे बातों को दोहराना उनका हमेशा एक काम रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के उनके 97 मिनट्स के भाषण में वो कोई ऐसा बात नहीं कही, और हम लोगों ने जो घंटों से बात करके उनको ये जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो विचार थे वो रखे उनके सामने, एक रिप्लाई भी उन्होंने नहीं दिया। सिर्फ 100 साल का, 75 साल का, 50 साल का बात करते रहे। और जब देश के रक्षा की बात जब हम करते हैं, और ये जनरल नरवणे का बुक जो पब्लिश हुआ है, जो हमारे हाथ में मिला, वो आपको कैसा नहीं मिलता? और आप पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि वो किताब नहीं पब्लिश नहीं हुआ, डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं। अरे आपके पीछे, आपके तले वो है किताब, आप उसको डिनाई करें, ये तो प्रिविलेज होता है। शाह भी वही बोले और हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी वही बोले, बार बार उठ के डिफेंड कर लिए, लेकिन वो बात तो सच निकली कि किताब है। पब्लिक सेक्टर जो हिंदुस्तान में बने हैं, उस पब्लिक सेक्टर को उन्होंने ये कहा ये दिवाला निकालने के कारखाने। उन्होंने यहां तक भी कहा कि ये पैसे वेस्ट करने के पब्लिक सेक्टर होते हैं। अरे HMT, HAL, BEL, जब देश में टेलीफोन नहीं था, जब देश में घड़ी नहीं बनती थी, ये खाने के लिए बनाए थे। तो ये सब इनके विचार ही घटिया है, और इसका मतलब ये है कि पब्लिक सेक्टर की हिफाजत करने के बजाय उन्होंने पब्लिक सेक्टर को खत्म करने की बात की। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, इनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है और देश के लिए कोई मार्गदर्शन करने का विचार भी नहीं। और ये भी बोल रहे थे मेरी कब्र खोदेंगे। अरे तुम्हारे विचार की विचारों का जो ये था, वो उन विचारों को हम कब्र में खोद के डालेंगे, ये हमारा कहना है। जो
आपकी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के बारे में बोले। आप भले आदमी को कौन बोल सकते हैं कि आप तो एक इंसान हो, आप किसी व्यक्ति के लिए कांग्रेस कभी कुछ भी नहीं बोलती है, उनके विचारों के बारे में ही वो कहती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया हम पे, सिक्कों का अपमान किया। अरे वो बात बाहर कुछ फ्रेंडशिप में बात किए, लेकिन इन्होंने सिक्कों का अपमान किया। अरे हमने तो सिक्कों का आदर करते हैं। वो एक खास करके वो इतना बड़ा रिलीजन है जिसके लिए डॉक्टर आम्बेडकर खुद ये चाहते थे कि सिख धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है, इसको अपनाने के लिए उन्होंने खुद पहले दिल में लाया था। ऐसे धर्म को इन्होंने किसी एक घटना को जोड़कर सिखों का अपमान हुआ। अरे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को हमने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, हमने इस देश का सबसे उन्नत पोस्ट जो खुद मोदी जी है, फॉल्स प्रोपेगेंडा करके जो कुर्सी पे बैठे हैं और गोबेल्स के थ्योरी में और हिटलर जैसा जो बिहेव कर रहे हैं, उन खामोश रहकर काम करने वाले और दुनिया के मशहूर इकोनॉमिस्ट को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को हमने 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया। लेकिन तुम ना सिखों का आदर करते हो, ना दलितों का आदर करते हो, ना आदिवासियों का आदर करते हो। सिर्फ आपके दिमाग में दूसरों को नीचा कैसा दिखाना, इस तरफ आपका ध्यान ज्यादा है। और दूसरे इस 10 साल में इन्होंने क्या किया, कांग्रेस को गालियां देने के सिवाय कांग्रेस के आजादी के पहले घटनाएं को लेकर और आजादी के बाद के जो भी कार्यक्रम हुए देश के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे जो मॉडर्न इंडिया के फाउंडर है, इन्होंने तो कोई एक नया ऐसा नहीं किए।